हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सोनिया एंड वेलकम टू कोडिंग विद सोनिया। जावा की इस सीरीज़ में हम कोडिंग सीख रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन जावा। देखिए, कंट्रोल स्टेटमेंट्स जब भी हम यूज़ करते हैं तो इनको यूज़ करते हुए हमारे डाटा ऑफ फ्लो को हम कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर मैं चाहती हूँ कि पहले फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो, देन 9 नंबर वाली लाइन एग्जीक्यूट हो, देन 15 नंबर वाली लाइन एग्जीक्यूट हो, तो इन सभी थिंग्स को मैं कंट्रोल कर सकती हूँ बाय यूजिंग कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट कोडिंग सीखने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने कंट्रोल स्टेटमेंट अच्छे से सीख ली तो समझ लीजिए आपने 50% कोडिंग सीख ली। अभी आपको इन स्टेटमेंट्स को ध्यान से सीखना है और साथ ही साथ इनके सिंटैक्स बहुत ध्यान से सीखने हैं। आपको पता होना चाहिए कौन सी लाइन कहाँ पर राइट करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन जावा। कंट्रोल स्टेटमेंट हमारे पास 3 टाइप्स की होती हैं: डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, लूपिंग स्टेटमेंट्स एंड जंपिंग स्टेटमेंट्स। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हमारे पास 5 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 इज इफ स्टेटमेंट, नेक्स्ट इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। इफ एल्स इफ को हम एल्स इफ लैडर भी बोलते हैं। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, देन हमारे पास है स्विच स्टेटमेंट। वन बाय वन हम इन सभी स्टेटमेंट्स को करेंगे। सबसे पहले आज हमारी स्टेटमेंट है इफ स्टेटमेंट। देखिए, इफ स्टेटमेंट सबसे पहले आपको डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स का पता होना चाहिए कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या होती हैं। नाम से ही क्लियर है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स दैट आर यूज्ड टू टेक एनी डिसीजन, that are used to take any decision on the basis of some condition, because decision making statements are also called conditional statements। वो स्टेटमेंट जिनमें हमारे पास कोई कंडीशन होगी और उस कंडीशन के बेस पर हम डिसीजन लेंगे, दैट इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कंडीशन है कि जिस पर्सन की एज 18 से अबव है वो वोट देने के लिए एलिजिबल है। तो कंडीशन क्या है? एज 18 से अबव होनी चाहिए। डिसीजन क्या है? तभी वो वोट देने के लिए एलिजिबल है। तो इस तरह से जिस भी प्रोग्राम में आपके पास कोई कंडीशन है और आपको उस कंडीशन के बेस पर डिसीजन लेना है, वहां पर आप यूज करोगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। फर्स्ट हमारे पास है इफ स्टेटमेंट। पहले हम इसका सिंटैक्स करते हैं, कैसे राइट करना है इसको। इफ में आपके पास कंडीशन होगी, इस कंडीशन में आपके पास स्टेटमेंट्स होंगी। ये इफ का ब्लॉक है, देखिए ये इफ का ब्लॉक है और इस ब्लॉक में आपके पास स्टेटमेंट्स होगी। देन इफ के बाहर आपके पास कोई नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी। कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है इफ के बाहर, आप जो भी यूज़ करना चाहते हो। तो अभी हम इसकी एग्जीक्यूशन देखेंगे। इफ मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू है तो कंपाइलर इस ब्लॉक के अंदर एंटर करेगा और हमारी ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मैं प्रोग्राम इस तरह से डेवलप करूंगी कि जहां भी मैं ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट करना चाहती हूं वो स्टेटमेंट्स मैं इस ब्लॉक के अंदर राइट करूंगी। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो इफ में कुछ भी नहीं होगा। आपको ये चीज़ ध्यान से सीखनी है कि इफ स्टेटमेंट में अगर कंडीशन ट्रू है तो आपका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो इफ ब्लॉक में कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा मतलब नेक्स्ट स्टेटमेंट जो आपने राइट की है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट इन स्टेटमेंट के बाद भी एग्जीक्यूट होगी और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो जहाँ से इन स्टेटमेंट के बाद भी एग्जीक्यूट होगी। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि अगर इफ़ कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। इसके ओपोजिट इफ़ एल्स, इफ़ एल्स में अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। मतलब इफ़ स्टेटमेंट में सिर्फ जैस वर्क करता है। इफ़ स्टेटमेंट में अगर कंडीशन ट्रू है
तो आपका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स है तो कुछ भी नहीं होगा। इफ़ एल्स में येस और नो दोनों कंडीशंस वर्क करती हैं। अगर ब्लॉक ट्रू है जैसे है तो इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो नो मतलब एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो आई होप आपको ये सिंटैक्स बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो वीडियो एक बार फिर से देखें, बिकॉज आपको ये सिंटैक्स आने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिंटैक्स अच्छे से आएंगे तभी कोडिंग अच्छे से होगी। अगर आप इस तरह से कोडिंग सीखना चाहते हो, अच्छे से कोडिंग सीखना चाहते हो, तो कोडिंग विद सोनिया को फॉलो करते रहिए। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अभी हम इसका फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे। फ्लो चार्ट में हमको किसी भी चीज़ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलती है, जहां पर हम इफ़ स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट ड्रॉ करके देखते हैं कि किस तरह से हमारा डाटा फ्लो हो रहा है। सबसे पहले हमारे पास स्टार्ट है, हमको अपना ब्लॉक स्टार्ट करना है। जब भी आपको स्टार्ट करना है तो आपको उसको सर्कल में लिखना है। ये नोटेशंस हैं फ्लो चार्ट की, मतलब ऐसे नहीं है कि आपकी इच्छा है आपने कोई भी सिंबल कहाँ भी लिख दिया, नहीं। इसकी नोटेशंस हैं, जो नोटेशंस यूज़ की जाती हैं उन्हीं नोटेशंस में आपको अपना फ्लो चार्ट डिवेल्प करना है। तो जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट होया, मेरे पास कंडीशन है, कंडीशन को मैं रिप्रेजेंट करूँगी डायमंड सिंबल के साथ। तो यहाँ पर मैंने कंडीशन लगा ली। अगर मेरी कंडीशन ट्रू है, देखिए मेरे पास दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो मेरी कंडीशन ट्रू है या मेरी कंडीशन फॉल्स है। अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो मेरे पास इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, मतलब ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर मेरी कंडीशन फॉल्स है तो कंपाइलर नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। वो नेक्स्ट स्टेटमेंट कोई भी हो सकती है। अब अगर कंडीशन ट्रू है और इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है, देन भी मेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट ज़रूर एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसको एग्जीक्यूट होना है, चाहे आपकी कंडीशन फॉल्स है चाहे आपकी कंडीशन ट्रू है। देन उसके बाद हमारे पास एंड हो जाएगा, और एंड को हमने लिखना है ओवल सिंबल में। तो देखिए पहले मैंने ओवल सिंबल से स्टार्ट किया, देन डायमंड सिंबल में मैंने कंडीशन लगाई। ये एरो लाइंस हैं जो फ्लो ऑफ डाटा को हमारे पास बताती हैं कि पहले स्टार्ट हुआ, देन कंडीशन आई, देन मेरे पास इफ़ ब्लॉक अगर ट्रू है तो इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स है तो हमारा फ्लो इस तरफ जा रहा है तो मेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और इफ़ ब्लॉक के बाद भी मेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो ये था इफ़ स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट। अभी हम इसका प्रोग्राम राइट करके देखते हैं। प्रोग्राम राइट करने के लिए सबसे पहले आपको एक क्लास बना लेनी है। मैंने क्लास बना ली ABC। उसके बाद हमारे पास है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको फुल लिखना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, देन स्ट्रिंग का मैंने कोई भी नाम लिख दिया। यहाँ पर सबसे पहले मैंने इंट में एक एज नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। इंटीजर डाटा टाइप है। जो भी यूज़र्स मेरे साथ इस वीडियो में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो। देखिए ये इंटीजर एज है। इंटीजर मतलब पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर दोनों हो सकते हैं, बट आप यहाँ पर होल नंबर्स एंटर कर सकते हो। इंट का मतलब यहाँ पर क्या है, इंटीजर मतलब डाटा टाइप। ये आपको क्या बताती है, डाटा टाइप के जो एज है उसकी डाटा टाइप क्या होगी। एज की डाटा टाइप कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है, जैसे 18, 20, 24। पॉइंट्स वाले नंबर इसमें नहीं हो सकते। इंटीजर का मतलब इसमें होल नंबर होंगे, इसमें पॉइंट्स वाले नंबर नहीं हो सकते। जिन यूज़र्स को नहीं पता कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं, डाटा टाइप्स को कैसे यूज़ किया जाता है, तो उस पर मैंने पहले से वीडियो बना रखा है। पहले आप वो वीडियो देख लें, देन आप कोडिंग स्टार्ट करें। तो पहले मैंने एज नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। अब जावा में यहाँ पर एक न्यू चीज़ है, जब भी आपको एज एंटर करनी है तो इनपुट करने के लिए आपको किसी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो इनपुट करने के लिए मेरे पास है स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास का मैंने इन नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। जब भी हम जावा में ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हम न्यू ऑपरेटर यूज़ करते हैं, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये सिंटैक्स है, इसको आपको ऐसे ही याद कर लेना है। स्कैनर क्लास, इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया इन। आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, जरूरी नहीं है इन करना है। यहाँ पर आप इसका नाम R रखो, K रखो, कोई भी रख सकते हो। असाइनमेंट ऑपरेटर, देन न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट एन। स्कैनर की S कैपिटल रखनी है और सिस्टम की S कैपिटल रखनी है। जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, आपको ध्यान रखना है
कि सिंटैक्स में जो अक्षर कैपिटल है उसको कैपिटल लिखना है और जो स्मॉल लेटर है उसको स्मॉल लेटर लिखना है, इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी है। स्कैनर क्लास की एस बड़ी होगी, स्ट्रिंग की एस कैपिटल होगी, सिस्टम की एस भी कैपिटल होगी। तो यहाँ पर मैंने स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। अब इनपुट करने के लिए जो भी मैं इनपुट करूँगी एज, वो मेरी स्ट्रिंग में जाएगी। जावा ऑलवेज स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करती है। जैसे मान लीजिए मैंने 18 एंटर किया तो जावा के लिए ये स्ट्रिंग है, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए मेथड यूज़ करूँगी मैं इन, जो भी मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, डॉट नेक्स्ट इंट, इंट की आई कैपिटल रखनी है। ये नेक्स्ट इंट मेथड है, जो भी आपने एज इनपुट की उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके इसने एज को पास कर दिया। अब मैंने लिखा इफ़ एज ग्रेटर देन 18, अगर मेरी एज 18 के कैपिटल है, 18 के ज़्यादा ही है, तो मेरे पास मैसेज आए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एलिजिबल, मतलब आप बोर्ड देने के लिए एलिजिबल हो। अगर ये ना हो तो एल्स ब्लॉक में तो यहाँ पर मेरे पास है ही नहीं, तो मैंने क्या लिख दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड। तो उसके बाद मेरे प्रोग्राम का एंड हो जाएगा। एंड ने तो एग्जीक्यूट होना ही है, चाहे आप लिखो चाहे ना लिखो। तो अभी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले एज में मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर मैंने स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उस एज को मैंने इंटीजर में कन्वर्ट करके एज नाम के वेरिएबल को पास कर दिया। जैसे ही मैंने एज एंटर की, लेट मैंने 20 एंटर करी, तो कंडीशन चेक हुई, इफ़ 20 ग्रेटर देन 18, कंडीशन ट्रू है तो इस ब्लॉक में एंटर हो गया और एलिजिबल प्रिंट हो गया, देन एंड प्रिंट हो गया। अगर मैंने 17 एंटर की होती तो 17 ग्रेटर देन 18, नो है तो कंपाइलर इस ब्लॉक के अंदर एंटर नहीं होगा, वो जहाँ से ही बाहर आ जाएगा और मेरे पास एंड प्रिंट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी भी मेरे साथ बने रहिए, हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे, कहीं भी नहीं जाना है, हम इसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल करने के लिए हम अपना एडिटर ओपन करेंगे। मैं यहाँ पर ओपन कर रही हूँ नेटबीन्स, आप कोई भी एडिटर ओपन कर सकते हो, मैंने यहाँ पर यूज़ किया है नेटबीन्स। तो नेटबीन्स में कोडिंग करना सीखेंगे हम, मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में बने रहें। कोडिंग करने के लिए सबसे पहले हम फाइल में जाएंगे, देन हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ पर जावा विधान सिलेक्ट करना है, देन जावा एप्लीकेशन सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया इफ़ प्रोजेक्ट। देन मेन क्लास पर टिक लगे रहना है, इसको टिक को हटाना नहीं है, इस टिक को लगाए रखना है। देन फिनिश पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये मेरा वर्क स्पेस एरिया है, जिसमें मेरे पास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन राइट किया हुआ मुझे मिल गया, और पब्लिक सो क्लास FP और पैकेज IFP, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें मिल जाता है, इसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करनी है। सबसे पहले मैंने इंटीजर एज एक नाम, सबसे पहले मैंने एज नाम का एक इंटीजर में वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। देन मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में मैसेज देना है एंटर एज। तो इसको ओपन करने के लिए आपको कंट्रोल स्पेस कीज दोनों एक साथ प्रेस करनी है। जैसे ही आप कंट्रोल स्पेस की दोनों एक साथ प्रेस करोगे तो आपके पास कुछ फंक्शंस ओपन हो जाएंगे। मतलब ये आपको कोड भी प्रोवाइड कराता है, आपको कोड लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने इंटेलिजेंट दिमाग को यूज़ करिए तो आप कोडिंग जल्दी से सीख जाओगे। तो देखिए मेरे पास फर्स्ट लाइन शो हो रही है सिस्टम डॉट एरर डॉट प्रिंट एलन, नेक्स्ट मेरे पास है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो यहाँ पर आपको थर्ड लाइन सिलेक्ट कर लेनी है, देन एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर मैसेज देना है एंटर एज। जैसे ही मैं एंटर करूँगी मुझे इनपुट कराना है। इनपुट कराने के लिए मुझे स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो मैंने लिखा स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट एन। तो यहाँ पर मैंने इन नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। सबसे पहले आपको इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज़ करनी है, इंपोर्ट डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। तो स्कैनर क्लास को आपको इंपोर्ट कर लेना है। अगर आप स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करोगे तभी आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। अभी आपको एज को एंटर करना है, एज इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट एंट। नेक्स्ट इंट मेथड यूज़ करना है आपको इनपुट करने के लिए। कंट्रोल से स्पेस दबाना है तो आपके पास मेथड्स ओपन हो जाएंगे। नाउ कंडीशन चेक करनी है, इफ़ एज ग्रेटर देन 18, अगर एज 18 से ज़्यादा है तो क्या हो, तो प्रिंट हो मेरे पास कि आप एलिजिबल हैं।
तो system.out.println you are eligible for voting। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट मेरे पास क्या आएगी, एंड ऑफ अवर प्रोग्राम। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एंड। अभी मैंने प्रोग्राम राइट कर लिया है। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको रन फाइल पर क्लिक करना है और प्रोग्राम की आउटपुट आपको देखनी है। तो देखिए मेरे पास मैसेज आ रहा है एंटर एज। मैंने एज एंटर की, मैंने एंटर कर दी 18। जैसे ही मैंने एंटर की 18 तो मेरे पास कुछ नहीं आया, बिकॉज मैंने यहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं था, वो लाइन मेरे से मिस हो गई। तो मैंने यहाँ पर लिखना है system.out.println एंड। अगेन मैं आपको प्रोग्राम रन करके दिखा रही हूँ। मैंने एज एंटर की 20, तो देखिए मेरे पास मैसेज आया यू वर एलिजिबल एंड देन मेरे पास मैसेज प्रिंट हुआ एंड। तो आई होप आपको इफ स्टेटमेंट अच्छे से समझ आ गई होगी। इसी तरह से डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट देखने के लिए, सीखने के लिए मेरे साथ कोडिंग विद सोनिया में बने रहें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे यूज़ की जाती है वो सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।